तो एवरीवन कैसे हो आप सब भैया। आज के इस क्लास में क्लास 12th का मिक्स टेस्ट लेने वाला हूं मैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस 7 डे चैलेंज का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो जिसमें से आज हमारा डे 4 है। ऑलरेडी हमने आपका 3 दिनों तक लगातार टेस्ट लिया है मिक्स सब्जेक्ट का। तो अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा, अगर आप सभी ने उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा, तो जितना जल्दी हो सके आप इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद पीछे के 3 टेस्ट को जरूर से जरूर आप सभी दे दीजिएगा, ठीक है जी। सो आइए करते वीडियो को स्टार्ट, बट उससे पहले मैं आप सभी को कुछ डिटेल्स बता दूं। जैसे कि लाइक आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का और हिंदी का टेस्ट लेने वाला हूं। इसमें इंग्लिश को इंक्लूड नहीं करा गया है, बिकॉज मैं नेक्स्ट यानी कि डे 5 में इंग्लिश को भी इंक्लूड करने वाला हूं। और आज के इस क्लास में मैं बता दूं, आज का जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होने वाला। तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे, 5 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन हिंदी से। यानी कि कुल मिला के अगर बात करी जाए तो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में देखने वाले हम लोग, करने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आप सभी का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ और कितना आप प्रश्न करने के लायक थे, ठीक है, कितना आप सभी की तैयारी हो पा रही है, वो आपको यहाँ से इस टेस्ट से पता चल जाएगा आज। सो आई गेट द वीडियो को स्टार्ट, बट उससे पहले आखिरी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि भैया अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जितना जल्दी हो सके आप सभी लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज दिस टाइप के हाई क्वालिटी कंटेंट बस और बस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं विद गारंटी, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से कर द वीडियो को स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी फिजिक्स से, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान से। और भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। किरचॉफ के प्रथम नियम को बताना है आपको जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि किरचॉफ साहब ने दो नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है, एक आवेश से संबंधित और एक ऊर्जा से संबंधित। तो जो पहला नियम आवेश से संबंधित है, इसके बारे में आपको बतानी है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम था वो क्या था। तो यहां से ध्यान से देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होता है वो होता है ZeRO, यानी कि शून्य होता है। यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, ठीक है, ये मान लो कोई बिंदु है और इस बिंदु पर जो भी यहाँ से धारा आएगी, जो भी यहाँ से धारा आएगी, उन सारे का जो योग होगा वो शून्य होने वाला है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर ब्रीज क्या है, ठीक है। मीटर ब्रीज यानी कि मीटर सेतु भी आप इसे कह सकते हो, लाइक इंग्लिश वर्ड लिखा गया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो वैसा यंत्र जिसमें किसी तार का प्रतिरोध का मापन किया जाता है उसे मीटर ब्रीज कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यानी कि 1 नंबर में भी पूछता है कि मीटर ब्रीज से किस चीज का हम लोग मापन करते हैं, किस चीज का, तो प्रतिरोध का। और कैसा प्रतिरोध का, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों का मापन करते हैं हम लोग मीटर ब्रीज के थ्रू, ठीक है जी। चाहे फिर ऑब्जेक्टिव ये भी फॉर्म में पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मापन हम लोग किससे करते हैं, और ऑप्शन में लाइक दे दे विद्युत मीटर बेस, ठीक है, तो आपको मीटर बेस टिक करके आना है। तो एक क्वेश्चन अब समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊँ। बायो सावर्ट नियम, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी कि चौथे चैप्टर से लिया गया यह क्वेश्चन है कि बायो सावर्ट नियम का व्यंजक आप सभी को लिखना है। तो बायो सावर्ट के नियम का व्यंजक होता है बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे आता है आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटा का आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो बायो सेवर्ट का नियम यहाँ से आप सभी का कंप्लीट होता हुआ, अगर वेक्टर फॉर्म में कह दे, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बोल दे कि बायो सेवर्ट नियम का व्यंजक लिखे, कितने बार, तो 2 नंबर में पूछा है जी कि वेक्टर फॉर्म का व्यंजक लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है। तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वेक्टर लगा देना होगा और एक यहाँ पे RQ कर देना इसे और DL पे लगा देना, ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ को रखा जाए, एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, भैया मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप बोलोगे कि इसका तो आप आंसर बता दे रहे हो, तो लाइक टेस्ट किस तरीके का हुआ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मजा होता है ऑफलाइन टेस्ट का वो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही होता है। और ऑफलाइन में जितना ज्यादा हो सके वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये तो पता लगेगा ना कम से कम कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन करने के लायक थे, आप कितना पानी में हो, अभी आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, बस इतना तो आपको कम से कम पता तो चलेगा। और जब तक भैया प्रेशर नहीं बनेगा ना आपके अंदर, तब तक आप उतना अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाओगे। प्रेशर बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात तो सही है खैर कि प्रेशर में पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है, और जब प्रेशर बनेगा तभी आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करोगे, नींद अधूरा रहेगा तभी आपका सपना पूरा होगा, समझ रहे हो। चलो, चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है।
तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ को तुम रख दोगे तो उसके चुंबकीय गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई मीन समझो, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे हम कोई पदार्थ को रख दिए। एक्चुअल में पदार्थ पहले यहाँ था और अब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो इसका चुंबकीय गुण था, ठीक है, यहाँ पे तो इसका चुंबकीय गुण कुछ और होगा, यहाँ पे लाने के बाद कुछ और होगा। हो सके यहाँ पे चुंबकीय गुण इसका बढ़ जाए क्योंकि हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसका चुंबकीय गुण यहाँ से वृद्धि करेगा या फिर चाहे तो घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि पहले कहीं ऐसे ही रखा था अच्छी जगह पे, या फिर ऐसे मान लो सिंपल फॉर्म में ये रखा हुआ था और इसको हम ले जाके चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, तो वहाँ पे चाहे तो इसके चुंबकीय गुण में परिवर्तन बिल्कुल होगा। तो सिंपल यार यही है आपका चुंबकीय प्रेरण की जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तुम कोई पदार्थ को जाकर रख दोगे तो उसके चुंबकीय गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूं। रेगिस्तान की मरीचिका क्या है? फिजिक्स के और एग्जामिनर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है। एक चीज सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे मैंने फिगर भी लाया है लाइक एनिमेशन टाइप, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। चलो, रेगिस्तान में क्या होता है ना, एक्चुअल में रेगिस्तान के गर्मियों के दिनों में, ठीक है, कब के दिनों में, एक्चुअल में तो रेगिस्तान में तो ज़्यादा गर्मी ही पड़ती है ना। तो रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जो यात्री होते हैं, यात्री जो मतलब लाइक ऐसे ही रेत वगैरह पे ऊँट पे सवार होकर निकलते हैं, यानी कि सफ़र, वही ना यात्री, ठीक है। तो रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जो यात्रियों होते हैं उन्हें रेत कर लेना यार, यहाँ पे रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है, इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। एक्चुअल में मरीचिका कुछ होता नहीं है, बस लाइक सिंपल सी भ्रम होती है, ठीक है। चलो, गलतफ़हमी होती है, लाइक आप इसे बोल सको तो बोलो। तो एक्चुअल में देखो किस तरीके से क्या होता है, समझो। यहाँ पे कोई प्रेक्षक, यानी कि आप इसे यात्री कह लो, ठीक है। यह यात्री ऊँट पे सवार होके भैया जा रहा था, ठीक है। अब ये यात्री जा रहा है, सफ़र कर रहा है और अचानक से इसे लगा कि ये जो यहाँ पे सामने क्या है, इसके सामने पेड़ है, ट्री है और इसका नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, देखो। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? चाहे तो वहाँ पे कोई दर्पण रखा हो, दर्पण तो कोई रखेगा नहीं एक्चुअल में, और पानी रहेगा तो देखो कभी कि आपकी जो प्रतिबिंब है वो पानी में भी बन जाती है, या फिर कोई भी वस्तु की प्रतिबिंब पानी में साफ-साफ दिख पाती है, लाइक दर्पण की तरह ही, मिरर की तरह ही, ठीक है? तो वही यहाँ पे जब उसका प्रतिबिंब दिखता है पेड़ का, तो ये बंदा सोचता है क्या कि अरे भैया यहाँ पे तो पानी है तभी इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, और एक्चुअल में यहाँ पे पानी है नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे पानी है नहीं, बस इसको भ्रम है कि हाँ भैया पानी है। तो यही भ्रम तो मरीचिका कहलाती है यार। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? और इतना ईज़ी क्वेश्चन है यार भाई, रट जाओ इसे एक बार में। कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जो यात्री होते हैं, उन्हें रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है और यही भ्रम मरीचिका कहलाता है। क्लियर है? तो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए और अब हम लोग बढ़ जाते हैं भैया मैथ की ओर। तो मैथमेटिशियन लोग थोड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से कमर की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ की क्लास को, ठीक है। तो मैथ में तो भैया ना ही हिंट है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये तो मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर भी आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो कर लो ना यार। कितना किस तरीके से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना इसके अंदर, और करने के बाद पहले मेन डायगोनल को करो। मेन डायगोनल गुना करोगे, एक से आ जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह दिया जाता है और उसके बाद माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, तो एक्स जोड़ वाई, एक्स जोड़ वाई इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं कर लोगे क्या? इतना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बराबर साइन कहने का मतलब, अगर दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर दिया गया है तो इस एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट और इसके बराबर ए, ठीक है। समझ गए? बराबर चिन्ह अगर दो अवयवों के बीच में दिया गया है तो इसके बराबर वो होता है, समझ रहे हो? चलो देखो, यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बराबर 6, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया जस्ट अपॉन कि भैया इस एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट के बराबर ए वाला एलिमेंट और इसके बराबर ए वाला एलिमेंट। क्योंकि जब दो अवयव के बीच, दो मैट्रिक्स के बीच अगर बराबर का चिन्ह है तो उसके इस दोनों अवयवों के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो 1 माइनस एक्स बराबर मैं 6 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से एक काम करो, आप माइनस एक्स को यहीं पे रहने दो और 6 को और 1 को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बराबर का 5, और माइनस को उधर आप भेज दोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस का
5, एक्स का वैल्यू आ जाएगा -5, तो यही आपका एक्स का वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा क्वेश्चन लगातार ही पूछता है जी, ठीक है? बहुत सही। चलो आगे बढ़ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सेम यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है? एक्स का वैल्यू को आपको फाइंड करना है, बट यहाँ पे बराबर में कोई अवयव दिया हुआ नहीं है, सिंपल आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। क्या करोगे? डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है? डिटर्मिनेंट निकालोगे, याद रखो। तो मेन डायगोनल को गुणा करो 3x, माइनस का चिन्ह दो, फिर साइड डायगोनल को गुणा करो 24, 3x बराबर का 24। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आसान है यार, कितना आसान है यहाँ से x का वैल्यू निकालना। 3x बराबर करोगे प्लस का 24 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 8, बिकॉज ये 3 जाएगा उधर तो भागा में चल जाएगा और 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 8, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, खासकर मैथ और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, कोई सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूँ ना, कोई सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आप सभी की नहीं होने वाली, बिकॉज मैं इस तरीके से आपको गाइड करूंगा ना कि लाइफ इन द फ्यूचर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली और सब जितनी सारी भी चीज़ें वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है, ठीक है, विथ मेरी गारंटी है। चलो 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ भैया, डिफरेंशिएशन से। भैया जिसको लगता है इंटीग्रेशन से, सॉरी, जिसको लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से डर, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपके सामने है हम ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो 5 का पावर x, यानी कि ए मीन a का पावर x के फॉर्म में है, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, ए का पावर x का जब डिफरेंशिएशन करना होता है ए का पावर x का dx के सापेक्ष में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए का पावर x को आप ए का पावर x लिख दो और log a लिख दो, ठीक है। log a लिख दो, यही फॉर्मूला बेस्ड पे ए क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है जी। यही बेस्ड पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो कौन कौन बंदे कर लिए? हाँ यार कर लिए होंगे बहुत सारे लोग, बिकॉज देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। अब ए का पावर एक्स यानी कि 5 का पावर आप एक्स लिख दो, यही क्वेश्चन है ना हमारा। 5 का पावर एक्स लिख दो, फिर लॉग है ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो? बहुत इजी इजी क्वेश्चन करता है यार बिहार बोर्ड तो, ठीक है। बस अगर आप सही तरीके से डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेशन का, यही 2 चैप्टर ऐसा है जिसको जो स्टूडेंट की वाट लगा देती है, ठीक है। अगर आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखकर, ठीक है, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे टीचर से गाइडेंस लेकर, ठीक है, एक अच्छे टीचर से अगर आपने गाइड किया होगा इन दोनों चैप्टर को, अच्छे मतलब अच्छी तरीके से पहले बैच कंप्लीट किया होगा आप सभी ने, अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ सारे चैप्टर्स को क्लियर करे होंगे ना, तो इन द फ्यूचर कभी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देकर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है जी। बस सही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो कि आपको ऐसे ही बता देते हैं गलत कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेन जो होता है कॉन्सेप्ट का ही गेम है यार, सारी चीज़ मैथ में खास करके, ठीक है। और खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, वो सारे बस जो है ना वो कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट की पूरी तरीके से गेम है मैथ। अगर सही कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, सही तरीके से आपने बनाना सीख गया, तो बस लाइक उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। ये भी क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन से ही लिया गया है और ये मैथ का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैथ में कितना सही हुआ हो, या फिर आप ऑल सब्जेक्ट में बता देना कि आपका बीच में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है जी। चलो अब साइन रूट एक्स, एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के जगह रूट एक्स, तो रूट एक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब एक बार आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो उसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि मैं इसे फाइनल लिख सकता हूँ, इसे मैं फाइनल लिख सकता हूँ कि कॉट रूट एक्स बटा में, सॉरी, 2 रूट एक्स, ठीक है। कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, यही हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली हमने मैथ और फिजिक्स के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। तो भैया कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन? अभी रुको यार, अभी हिंदी भी है, ठीक है, अभी केमिस्ट्री भी है, तो अभी तो सारे तो रह ही हैं अभी, ठीक है। सो आइए करते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट। तो भैया जो भी बंदे हैं केमिस्ट्री वाले, तो आप आइए, जिसको लगता है केमिस्ट्री से डर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा। चलो उससे पहले मैं आपसे भी से एक बार और आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भैया चैनल पे पहले बार हो तो आप सभी प्लीज़ यार हुंकार भरो, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज उस चीज़ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक अभी ये मत देखो कि इसके भैया इसके तो 30 ही सब्सक्राइबर है, इसके व्यूज़ तो 2-4 ही आते हैं। तो अगर आप व्यूज़ देखोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे भैया, समझ रहे हो। अच्छाइयाँ देखो किसी के अंदर, बुराइयाँ तो सारे लोग ढूंढते ही है किसी के अंदर कि भैया इसके अंदर ये है, वैसा है, इसको बोलने नहीं आता। आप अच्छाइयाँ ढूंढो किसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की कंटेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना हाई क्वालिटी कंटेंट पीडीएफ फ्री में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, इतना अच्छी तरीके से लाइक कंटेंट दे पाता हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाता हूँ।
तो मैं विद गारंटी कह सकता हूँ कि शायद ही ऐसा कंटेंट कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड कराता होगा एजुकेशन लाइन में। ठीक है जी, फिर भी कोई इशू नहीं है, कराता भी है तो बढ़िया बात है, बेटर है। चलो, आप कैसे भी करके पढ़ सकते हो मेरे चैनल के थ्रू या फिर किसी और चैनल के थ्रू, बस आपका जो है वो मार्क्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मार्क्स तो कैसे भी आप 2 दिन में पढ़ के पास हो सकते हो बोर्ड एग्जाम में, खासकर बिहार की मैं जहाँ तक बात करूँ। बट ठीक है, मार्क्स डिपेंड नहीं करता, या नॉलेज कितना डिपेंड करता है, ये चीज़ होती है। अगर आप मान लो सपोज करो आप, मैं चाहता नहीं है था कि आपका हो, बट बहुत सारे लोग सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं, तो घर से बाहर नहीं निकलते भैया, कि वो ताना मारेंगे, पड़ोसी ताना मारेंगे, वो बोलेगा, वो कुछ ऐसा बोलेगा, कॉल नहीं उठाते। शानदार से उड़ा के बोलो भैया सेकंड आया हूँ, तेरे को क्या दिक्कत। तो वो चीज़ बस आप ही समझ सकते हो कि आपने कितना मेहनत करा, बाकी सारे लोग तो रिजल्ट ही देखते हैं, है ना। तो ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं यही बोलूँगा आप सभी के लिए, क्योंकि अच्छे ऐसे मैं कंटेंट लाऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी बेटर, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं PYQ क्वेश्चंस को हिलाऊं, ठीक है, क्योंकि ये यही सारे जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते रहते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, 2012 वाला 15 में पूछ लेगा, 15 वाला 17 में, 21 वाला 22 में, ऐसे लाइक होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज सेशन को लंबा करना हमारा कोई वैसा कोई मकसद नहीं है, बिकॉज जो भी बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखे तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम को लिखें, फैराडे के प्रथम नियम को लिखें। भैया देखो, एक्चुअल में फैराडे का केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो दोनों जगह अलग अलग नियम है। ठीक है, और दोनों वैज्ञानिक भी अलग अलग है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है, विद्युत अपघटन क्या होता है भैया, कोई भी विलयन में आप विद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर अगर आप उसमें धारा का प्रवाह करते हो तो यही आपका विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। तो इसी क्षण विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहने का मतलब देखो, ऐसा लाइक कोई विलयन होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लाइक कोई विलयन होता है और इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है भैया एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और एक होता है कैथोड जिस पे रिडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ को लिया जाता है और इसमें धारा का प्रवाह कराया जाता है, आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम जो कहता है वो कहता है कि यहाँ पे जो कण होते हैं ना, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो कुछ यहाँ पे जमा हो जाते हैं इस इलेक्ट्रोड पे, दोनों इलेक्ट्रोड पे। अब इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं तो फैराडे साहब कहते हैं कि यही इलेक्ट्रोड पे जो जमा होने वाली पदार्थ है वो सीधा समानुपाती हो जाता है ये आवेश के। ठीक है, पढ़ो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो क्या, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थों का जो वैल्यू है वो हम एम मान लेता हूँ। ठीक है, एम मान लेता हूँ। ठीक है, तो उस पे एम पदार्थ इलेक्ट्रोड पे जमा हुए हैं, वो समानुपाती किसके है जी, क्यू के। चलो बहुत बढ़िया, अब क्यू के समानुपाती है। अब एक काम करो, यहाँ पे समानुपाती हटाओगे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट लाओगे ही, मान लो जेड ला लो। ठीक है, या फिर कोई कोई किताब में सी ला देता है, तो मैं जेड लेकर चलता हूँ एक्चुअल में। अब जेड मैंने लेकर चला, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, जेड इंटू क्यू। जेड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी होता है कांस्टेंट, इसका भी एक रियल वैल्यू होता है, खुद के वैल्यू होते हैं। तो एम बराबर जेड को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, आई टी। ठीक है, तो यहाँ से एम बराबर जी तो हो गया हमारा, याद रखना जेड आई टी ऐसे होता है। और कोई कोई बुक में एम बराबर सी आर टी दे दिया रहता है, एम बराबर CRT, तो डरना नहीं आपको, वो भी सही है। तो विदाउट मतलब लाइक कोई भी सही है, आप एम बराबर जेड आई टी याद कर लो, एम बराबर CRT याद कर लो, कोई भी याद कर सकते हो। ठीक है, जो आए एग्जाम में आप लहरा दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के फोन स्क्रीन पे जी, कि लवन सेतु के कार्य लिखे। यानी कि लवन सेतु क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। लवन सेतु एक्चुअल में होता है क्या, उसको बारे में आप थोड़ा समझ लो। लवन सेतु जिलेटिन जो सेल होता है ना, सॉरी जिलेटिन शेल नहीं, गैल्वेनिक शेल। ठीक है, गैल्वेनिक शेल में जिलेटिन नामक एक पदार्थ होता है और साथ में विद्युत अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत अक्रिय पदार्थ होते हैं और साथ में जिलेटिन, और इस तरीके से वहां पे जब विलयन में आप डालोगे तो लवण सेतु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में लवण सेतु का कार्य पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सही तरीके से समझ लेते हैं। तो लवण सेतु दोनों विलयन के बीच क्या करता है, विद्युत संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, जो लवण सेतु होता है वो दोनों विलयन के बीच विद्युत संपर्क स्थापित करता है। यानी कि 2 विलयन यहाँ पे आप ले लो इस टाइप से कुछ, एक पहला विलयन एक दूसरा विलयन,
और जो लवन सेतु होता है इसके बीच में लगा रहता है, तो विद्युत संपर्क बनाया रहता है लवन सेतु इन दोनों विलयन के बीच में, और दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित नहीं होने देता। भैया कहता है कि हम तुमको नहीं मिलने देंगे यार, चाहे तुम कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, हम नहीं मिलने देंगे तुमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ करता है लवन सेतु। आगे देख लो थर्ड नंबर क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। भैया ये क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और ये क्वेश्चन करता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट ही है, कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हैं, उसको बस आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोड विभव में सिंपल और मानक इलेक्ट्रोड विभव में सिंपल, धातु और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बट यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव में सेम वही कॉन्सेप्ट है, धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन होगी जो कि आपको ध्यान रखना होंगी। वो कंडीशन है, जो सांद्रण होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मोल, और जो ताप होना चाहिए वो 298 केल्विन, या फिर आप 25 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो हीट को, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, धातु और विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि समझ के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है अच्छी तरीके से। वैद्युत रसायन सेल में यदि धातु का आयन का जो सांद्रण है वो 1 मोल होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन की ताप जो होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो हमारा धातु है और जो हमारा विलयन है उसके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहां से आप सभी का क्लियर होता हुआ। चौथा क्वेश्चन क्या है कि भैया पायश क्या है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमलेशन, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इमलेशन कहते हैं, और कभी कभी तो हिंदी में भी दे देता है कि इमलेशन क्या है, ऐसे लेके दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इमलेशन तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। पायस को ही कहते हैं इमलेशन, ठीक है, याद रखना। उत्तर, वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, यानी कि जिसमें आप घुला रहे हो वो भी द्रव हो और जो घुलने वाला पदार्थ हो वो भी द्रव हो, समझ रहे हो। तो वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, लिक्विड हो, उसे ही हम लोग पायस कहते हैं। और इसका एक काफी ज्यादा प्रचलित एग्जाम्पल है दूध, ठीक है, इसका काफी ज्यादा प्रचलित एग्जाम्पल है दूध, मिल्क। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन, 1 सेकेंड, हाँ 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, कि पेप्टीकरण क्या है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है और जो पिछला क्वेश्चन आप सभी ने देखा पायस वाला, और ये जो अभी पेप्टीकरण आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपके सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन चैप्टर से आखिरी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, उससे लिया गया है दोनों क्वेश्चन, पायस और पेप्टीकरण वाला, ठीक है। तो समझ लो पेप्टीकरण होता है क्या है, ताजे बने अवक्षेप, अवक्षेप को कहते हैं पीपीटी, ठीक है, पीपीटी। ताजे बने अवक्षेप का विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइड विलयन में बदलने का जो प्रक्रम होता है वो हमारा पेप्टीकरण कहलाता है। कोई ताजा बना अवक्षेप है, पीपीटी के फॉर्म में है, उसमें क्या करो, विद्युत अपघट्य मिला दो, और विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो पुनः कोलाइड विलयन में जो बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्या करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ताजे बने जो अवक्षेप यानी कि तुरंत के बने अवक्षेप जो होते हैं उसमें अगर तुम विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दोगे, जैसे कि नमक, नमक का मोल्टेन अवस्था मिला सकते हो, द्रवित अवस्था मिला सकते हो, ठीक है, तुम मिला दोगे तो पुनः कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा, ठीक है, फिर से कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो वो जो पुनः कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा, यही जो प्रोसेस है वही आपका पेप्टीकरण कहलाता है। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन की ओर, तो हिंदी के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हमारा ये मातृभाषा भी है हिंदी, ठीक है जी। चलो हुंकार भरो, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करेंगे बिकॉज साथ में मिलकर हम लोग हुंकार भरेंगे और बिहार बोर्ड को फोड़ेंगे अच्छे तरीके से। चलो बहुत सही। पहला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस काल और युग के रचनाकार है। जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस काल और युग के रचनाकार है। आप सभी को पता है कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग और आधुनिक काल के रचनाकार थे। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में भी करता है और सब्जेक्टिव में भी किया है, ठीक है। चलो बहुत सही, आगे बढ़ जाते हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करना है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो अगर मैं अपने शब्द में बताऊं तो भगत सिंह का मानना यह था कि जो देश के प्रति युद्ध करके या फिर देश के प्रति एक अच्छे संघर्ष के साथ आप फांसी पे लटक कर मर जाओ, उससे बड़ा, उससे कोई और सुंदर मृत्यु नहीं हो सकता। बिकॉज उससे ये चीज होगी कि जो हमारी जो कहानी को भी सुनेगा, यानी कि सपोज करो कोई बंदा है जैसे भगत सिंह ही है, ठीक है, वो देश के लिए अपनी मृत्यु को है, अपने देश के लिए वो फांसी के फंदे में झूल पड़े, और उसको सुनकर, उस स्टोरी को सुनकर हम लोग को क्या होता है, एक जुनून पैदा होता है, समझ रहे हो। यानी कि आने वाली जो पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें भी जुनून एक पैदा होगी कि हम भी देश के लिए कुछ करें, ठीक है। लाइक वही एक्सप्लेन करके लिखा गया, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि भगत सिंह ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली जो फैंस, यहाँ पे लिखा गया, अरे भैया
फांसी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फांसी कर लेना, ठीक है, फांसी, ठीक है, फांसी, ठीक है। भगत सिंह ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली जो फांसी होती है, उससे सुंदर कोई और मृत्यु नहीं हो सकती जी, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या, देखो यहाँ तक भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वो यही तक था, ठीक है, यही तक था, जुनून पैदा करेगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा कि आत्महत्या को भगत सिंह कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें, बट उससे पहले मैं आपसे भी कोई छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअल में भगत सिंह एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे जिसने भगत सिंह ने जिस टाइम भगत सिंह ने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मैं जो है ना वो आत्महत्या करूंगा। तो उस टाइम एक व्यक्ति थे सुखदेव साहब, ठीक है, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने भगत सिंह को बताया कि भैया आत्महत्या कायरता वाली चीज होती है और ये वीरों के लिए शोभा नहीं देती। तो सुखदेव जी ने काफी कुछ सिखाया भगत सिंह को कि आत्महत्या नहीं करते, और लास्ट में जाकर सुखदेव खुद आत्महत्या करने वाले थे। तो भगत सिंह ने फिर उनको समझाया, यानी कि गुरु का भी चेला बना, चेला का भी गुरु बना। समझ रहे हो चीजें? तो ये चीज यहाँ पे कंडीशन है। लाइक यहाँ पे देखो आप, जुनून पैदा करें। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना है, यानी कि जो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटी मोटी परिस्थिति आती है ना, छोटे मोटे टेंशन आते हैं तो लाइक सुसाइड कर लेता तुरंत, जस्ट अपॉन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा भगत सिंह का मानना है। जीवन को समाप्त कर देना ही तो कर देना तो कायरता है। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि वह पतियां तो व्यक्तियों को पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता है। यहाँ पे वह परिस्थितियां होना चाहिए था जी, शायद। वह परिस्थितियां तो व्यक्तियों को पूर्ण बनाती है, उससे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता है। सही बात है। आप चाहे कोई भी लाइफ के कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कोई भी स्थिति हो जीवन में, और हर्ष उल्लास न रखना मन में। कोई भी स्थिति हो, आपको कभी ऐसा हुआ कि कभी आप पूरी तरीके से खुशी हो गए, तो ज़्यादा खुशी भी मत हो, खुशी के टाइम में आप पूरी तरीके से खुशी भी मत हो, और ज़्यादा दुख आए तो उस टाइम आप शोक भी मत करो। समझ रहे हो? बिकॉज़ जब आपको खुशी मिले तो आप ये सोचना कि मेरे को इन द फ्यूचर कभी ना कभी दुःख मिलेगा ही। समझ रहे हो? और जब आपको दुखी मिले तो आप ये सोचना कि कभी ना कभी मेरे को सुखी मिलेगा ही, खुशी मिलेगा ही। तो ये चीज़ होती है भाई, जब आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, कोई भी चीज़ आपने पा लिया, आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो ज़्यादा एक्साइटेड मत हो कि अरे मैंने 5 लाख रुपए कमा लिया। नॉर्मल रहो, ठीक है? ना ज़्यादा दुःख के समय में ज़्यादा दुखी हो, ना सुख के समय में ज़्यादा खुशी हो, ठीक है? चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊँ। डायरी क्या है? ये मल्यज्ञ जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो डायरी है ना, वो लिखा गया है ये मल्यज्ञ जी के द्वारा, ठीक है? मल्यज्ञ साहब जी के द्वारा। चलो, डायरी में इन्होंने क्या लिखा है, डायरी क्या है भैया? तो डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उनके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे कर लेना ब्यौरा, ठीक है? ब्यौरा, ब्यौरा, ठीक है? तो जो डायरी होता है वो किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उनके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा होता है। आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे पुराने जमाने के लोग होते हैं जिन्होंने क्या क्या किया, ठीक है? एक्चुअल में आपके अगर दादाजी होंगे तो वो देख लेना आप, आज के टाइम में भी शायद वो हो सके तो डायरी लिखते होंगे, ठीक है? और वो खासकर ये चीज़ लिखते होंगे कि मैंने इतने पैसे बैंक से निकाले तो कितने कहाँ खर्च हुए, और भी कई सारी चीज़ें लिखते हैं, अपने दिनचर्या के बारे में भी लिखते हैं पुराने लोग, या फिर आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे मॉडर्न ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, ठीक है? हमें लेखक के समय के उथल-पुथल का पता चलता है, तो वही उनके निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। यानी कि इस डायरी के माध्यम से हमें मल्यक जी के बारे में हमको अच्छी तरीके से पता चल जाती है। इनकी क्या लाइफ में कब दुखी मिल रही है, इनको कब सुखी मिल रही है, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें। तिरिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिक्ष जो होता है वो छिपकली का प्रजाति होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसे हम लोग विष खापर भी कहते हैं। तिरिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला लिज़ार्ड है। इंग्लिश शब्द होता है, छिपकली का इंग्लिश शब्द होता है लिज़ार्ड, जिसे हम लोग विष खापड़ भी कहते हैं। कहानी में तिरिक्ष जो है वो प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टेस्ट का आज का हिंदी का आखिरी क्वेश्चन। तो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना कि आप सभी का कितना सही हुआ। एंड बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आखिरी क्वेश्चन, कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जो लिखा गया है वो पद्मावत के द्वारा लिया गया जो चैप्टर है कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, और मलिक मोहम्मद जायसी अपने आंख की जो तुलना है वो एक दर्पण से करते हैं। क्यों करते हैं वो आप यहाँ पे समझो। कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जो होता है वो स्वच्छ व निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। सही बात है। आप जैसा भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जैसा भी हो, काले हो गोरे हो, ठीक है, आप कैसे मुंह बना रहे हो, कैसे आपने चेहरा बनाकर, आप जैसा मान लो जैसा आप वास्तव में हो, वास्तविक
रूप ही दिखाता है, वो जो दर्पण है, ठीक है? तो वही चीज़ें वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भावयुक्त से मानते हैं। यानी कि जो कवि है यहाँ पे इनका फाइनल जो मानना यही है कि वो जिस तरीके से हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, क्या करते हैं, वो बस वही दिखाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि भैया खाते हैं रोटी-सब्जी और बताएँगे कि अभी पनीर का सब्ज़ी बना था, लाइक वही खाकर अभी जस्ट उठा हूँ, जा रहा हूँ रेस्टोरेंट 4 व्हीलर से। तो यही लाइक आज के तो फेंको मत यार, जैसा हो जिस सिचुएशन में वही चीज़ आप शेयर करो किसी के साथ, समझ रहे हो? तो बालकृष्ण भट्ट नहीं, कड़वा के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जैशी, वो यही चीज़ कहते हैं, ठीक है? स्वच्छ व निर्मल भावों से युक्त मानते हैं, उनके हृदय में ज़रा-सा भी कृत्रिमता नहीं है। इसके इस निर्मल भावों के धारण ही बड़े-बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के चरण पकड़कर उनके जो चेहरे हैं, वो उनकी तरफ निहारते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, समझ रहे हो? तो फाइनल आज के इस क्लास में हमने हिंदी के, ठीक है, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, मैथ के भी करें, तो 5-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और विथ गारंटी कि इस टाइप की क्वालिटी कंटेंट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे आज के टाइम में नहीं मिलने वाला, फ्री में सारी चीज़ जी, ठीक है? और ये हमारा टेस्ट का डे 4 भी फाइनल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग डे 5 करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव। आज के इस क्लास में हमने फिजिक्स के सब्जेक्टिव करे, केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव करा, मैथ के सब्जेक्टिव करा और हिंदी के सब्जेक्टिव करा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये क्लास, कमेंट करके आप सभी जरूर मेरे को बता देना। और आप सभी का 20 में से कितने प्रश्न सही हुए, आप कितने प्रश्न करने के लायक थे, आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बता देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।